ठीक है, आगे एवरेज वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज, एवरेज वैल्यू क्या होती है सीवी की, सीवी की एवरेज वैल्यू क्या रहती है? ये वैल्यू मैंने याद करवाई हुई है बहुत बार। पता है क्या बेटा, दुख तब लगता है जब ना करवाई हुई चीज भी बच्चे गलत कर दे। जो नहीं करवाई हमने, देखो अगेन कहता हूं, कोई 5-10% तो रहता है सिलेबस, ठीक है, कहीं ना कहीं कमी हमने होती है, सब में होती है, तो हमें है कहीं ना कुछ मैंने अगर छोड़ा है, कुछ रह गया है टॉपिक, उसमें से अगर आप गलत करते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो चीज आपको मतलब करवाई है और उसको आप गलत करते हो, तब थोड़ा सा दुख लगता है मन को कि बच्चे क्या कर रहे हैं आप क्या करें? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ग्रेट। और नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर बेटा, डी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसकी जो वैल्यू रहती है 0.97 के करीब रहती है बेटा, इतने करीब रहते हैं, 0.94, 0.97, तो बहुत 1 के करीब रहती है, तो ये दूर है, 1 से बहुत दूर है, ये 68, ये तो बात ही नहीं, 0.56, 0.78 बहुत दूर है, 0.97, 0.94 इसके करीब रहती है सीवी की वैल्यू, इसलिए हमारे पास इसको 0.95 से 0.99 तक देखिए, इतनी वेरी करती है सीवी की, सीवी की वैल्यू इतनी वेरी करती है, तो आपको पता होना चाहिए सीवी की वैल्यू का। In order that no shock wave when the flow is taking place through the converging diverging tube, Mach number at the exit should be, ये देखिए ये चीज हमारी जो है इस तरह से होगी बेटा, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग इस तरह से हमारे पास है, और उसमें शॉक वेव ना बने तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इक्वल टू 1, हमारे पास मैक नंबर इक्वल टू 1 होना चाहिए, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, या नॉट क्रिटिकल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मेरा बच्चा इसको मैंने आपको करवाया हुआ है, इसके केस में जब मैक नंबर जो होता है ग्रेटर देन 1 हो जाए, जब मैक नंबर है बढ़ जाए ग्रेटर देन, सॉरी ये इसमें लेस देन 1 हो जाए, तो मैक नंबर अगर लेस देन 1 हो जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास शॉक वेव नहीं बनेगा, लेस देन 1 हो जाएगा तो शॉक वेव नहीं बनेगा, ठीक है, ओके ग्रेट। मैक नंबर, 1 मिनट मेरे बच्चे, थोड़ी सी कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में। आप ऐसे कीजिए, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा करवा दूंगा बेटा, मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि शॉक वेव दो तरह का हमारा होता है, उसमें कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग में होता है, कन्वर्जिंग वाले में होता है। तो एक बार इस क्वेश्चन को हम होल्ड पे करते हैं और दोबारा मैं आपको इसकी क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा, डोंट वरी। इक्विवेलेंट इवेपोरेशन इज अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेटेड इन बॉयलर फ्रॉम एंड एट, तो उस क्वेश्चन को हम दोबारा डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी। इक्विवेलेंट इवेपोरेशन जो है उसको हम क्या कहते हैं बॉयलर में, कहां पे होती है? फ्रॉम एंड एट 0 डिग्री, 100 डिग्री, सैचुरेशन टेम्परेचर एट गिवन टेम्परेचर, या रूम टेम्परेचर पे होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या है? ये तो आसान है, ये मेरा मेरा बच्चा मुझे लगता है मैक नंबर वाला हमने नहीं करवाया बेटा, मैक नंबर वाला नहीं करवाया शायद, चलो कोई बात नहीं, ये कर लीजिए, इस क्वेश्चन को कर लीजिए 91 का, एबीसीडी आपके पास ऑप्शन है, लीजिए। हाँ, जो क्वेश्चन आता है उसको झट से क्लिक करना बड़ा आसान होता है ना, जो क्वेश्चन आता है उसको क्लिक करना कितना आसान होता है, जल्दी से करिए। और बेटा एक और हमारी अपॉर्चुनिटी आई है बीईएमएल में, ये आज कितनी तारीख है? 28 सितंबर 2023 में हम बता रहा हूं, बीईएमएल में वैकेंसी आई हुई है, वो उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा इसके बाद ना, तो वो देख लेना, उसको फॉर्म को भी फिल कर देना। 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज द राइट आंसर, 100 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर। चलिए, और मोलियर चार्ट फ्लो थ्रू टर्बाइन, ये मैंने कल भी करवाया था। फ्लो थ्रू टर्बाइन क्या होता है? वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होती है फ्लो थ्रू टर्बाइन। The evaporation of 15.653 किलोग्राम ऑफ वाटर पर आवर फ्रॉम एंड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कहता है कि 15.653 किलोग्राम इतना वाटर जो है इवेपोरेट हो जाए 1 घंटे में, 1 घंटे में, तो उसको क्या कहेंगे? इवेपोरेशन कैपेसिटी, फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन, या 1 बॉयलर एचपी। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए। 93 का, लीजिए बच्चे।
जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से। चलिए, नहीं, अब सबने अलग अलग आंसर दे दिया। देखो बेटा, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन जब हम कहते हैं तो वो इक्विवेलेंट इवेपोरेशन एक डेफिनेशन है, जिसके अंदर हम इक्विवेलेंट इवेपोरेशन को समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इक्विवेलेंट इवेपोरेशन थी, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इवेपोरेटेड इन बॉयलर फ्रॉम एंड एट, बस इक्विवेलेंट इवेपोरेशन की सिंपल सी डेफिनेशन थी कि कितना हमारा अमाउंट वाटर का इवेपोरेट हो रहा है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेकिन अगर हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो बोल दे कि इतना अमाउंट कर रहा है, स्पेशल बोल दे कि 15.6 हो, नहीं तो चाहे आपका 15 नहीं हो, आपका 10 हो, 10 किलोग्राम हो, चाहे आपका 16 किलोग्राम हो, जितना भी हो, 1 घंटे में हो, ठीक है। तो हमारे पास अगर 1 घंटे में 15.6 होगा तो उसका नाम रखा गया है क्या, 1 बॉयलर एचपी, उसका नाम रखा गया है। जैसे हम डिफाइन करते हैं ना मेरे बच्चा एचपी को, 746 हम वाट की बात करते हैं, 746 वाट की बात करते हैं, तो ये 1 एचपी के बराबर होता है। इसी तरह हमारे पास जो है, हमारे पास इसमें बॉयलर के अंदर हॉर्स पावर का कोई काम नहीं है, यहाँ पे घोड़े की शक्ति कुछ नहीं है, बस लेकिन इनका एक नाम दिया गया है कि ये बॉयलर कितने बॉयलर एचपी का है, कितने एचपी का है, इस तरह से बोलने का। मैं कह देता हूं कि 2 एचपी का है, तो आप कहोगे अच्छा, मतलब वो 31 किलोग्राम तो 1 घंटे में इवेपोरेट कर देगा, 1 घंटे में इवेपोरेट कर देगा पानी। तो मैं 2 एचपी की बात कर रहा हूं, वो आप पे डिपेंड करता है कितने एचपी का बॉयलर आप ले रहे हो। बॉयलर 3 एचपी का ले रहे हो, 4 एचपी का ले रहे हो, 2 एचपी का ले रहे हो, वो आप पे डिपेंड है, ठीक है। तो हमें एचपी का मतलब पता होना चाहिए कि एचपी होता क्या है बॉयलर के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से आगे चलेंगे। चलिए, स्टीम इंजन ऑपरेट ऑन, तो स्टीम इंजन किस पे ऑपरेट करता है, कार्नोट पे, जूल पे, स्टर्लिंग साइकिल पे, नन ऑफ दिस पे। तो जल्दी से बता दीजिए, ये तो आसान है, 94 का लीजिए बेटा, और इसको गलत मत करना, इसको गलत मत करना। जल्दी से, जल्दी से करो बेटा। नन ऑफ दी, शाबाश। इसमें से कोई नहीं है बेटा, ये हमारा कौन सा होता है, रैंकाइन होता है, रैंकाइन। और रैंकाइन साइकिल चलता है, ना कि किसी और साइकिल में चलता है, रैंकाइन साइकिल होता है बेटा। ये बी किसी ने आंसर दे दिया, जूल साइकिल। जिसने आंसर जूल साइकिल दिया भाई साहब, चुपचाप पढ़ो अभी, ठीक है। 2024 पे टारगेट करो, 2023 पे टारगेट मत करो, 2024 पे टारगेट करो। नंबर ऑफ ड्रम्स इन बेंसर स्टीम जनरेटर इज, हमारे पास क्या होता है, नो ड्रम। इसके बेंसन के अंदर कोई भी ड्रम नहीं होता। द प्रेशर एंड टेम्परेचर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक इन द पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन में हमारे पास एंड कंप्रेशन स्ट्रोक पे क्या होगा, हमारे पास प्रेशर और टेम्परेचर। तो वो प्रेशर जो होगा 6 से लेके 12 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और 250 से लेके 300 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे, ठीक है, आगे चलते हैं। हीट इंजन यूटिलाइजेस द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ ऑयल, लो हीट वैल्यू, हाई हीट वैल्यू, या मीन हीट वैल्यू। मेरा बच्चा, इस क्वेश्चन को अगर आप सर्च करोगे तो थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको हो जाएगी। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को ध्यान से इसलिए समझा क्योंकि क्वेश्चन ही थोड़ा सा अजीब सा है। हीट इंजन में 2 तरह के हम सोच लेते हैं। कैसे है, एक तो होता है कि आईसी इंजन जैसे कि हम कार में यूज करते हैं, आईसी इंजन की बात करें तो हमारे पास क्या है, पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है, ये वाले इंजन है। और दूसरे आ जाते हैं हमारे पास, जैसे कि हमारे पास बॉयलर में जो यूज करते हैं। तो बॉयलर में हमारे पास क्या है, बॉयलर में हम यूज कर रहे हैं एक्सटर्नल, जब हमारे पास हीट जो है एक्सटर्नली चल रही है और उसको यूज कर रहे हैं, हीट को आगे जाके टरबाइन के थ्रू घुमा के हम यूज कर रहे हैं, तो वो हमारे पास आ जाता है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा वैसे गलत बनाया गया है। कुछ बुक्स में आपको ये मिलेगा कि लो हीट वैल्यू इसका आंसर मिलेगा, कुछ बुक्स में आपको हाई हीट वैल्यू मिलेगा, किसी आपकी वेबसाइट में बी आंसर है, किसी वेबसाइट में आपका सी आंसर है। तो इसका सही आंसर क्या है,
सही आंसर अगर आप देखोगे तो एक बार अपने दिमाग में बिठा लो कि लो हीट वैल्यू को आंसर क्लिक कर देना, लो को क्लिक कर देना, लेकिन सही अगर देखें तो लो भी है और हाई भी। अगर तो आईसी इंजन की बात करें, आईसी इंजन की बात करें तो आईसी इंजन में मेरा बेटा हमेशा लो हीट वैल्यू को यूज करते हैं, लो हीट वैल्यू को। और हमारे पास अगर करें बात बॉयलर की, तो उसके केस में हमारे पास क्या होता है बॉयलर वाले में, मतलब स्टीम जो हम यूज करते हैं जहां पे, तो उसके अंदर हाई हीट वैल्यू को यूज करते हैं, हाई हीट वैल्यू को। लेकिन ये अगर बात करता है ना हीट इंजन की, ये मोस्टली हमेशा पर हीट इंजन जो बुक्स है ना वो आईसी इंजन को ही बोलते हैं, हीट इंजन इसी को बोल देते हैं, इसके बारे में बात ही नहीं करते। हमारा मेनली तो ये काम होता है ना हीट इंजन का कि हीट एनर्जी लेनी है और उसको वर्क में बदलना है, काम तो ये भी कर देता है। बॉयलर वाले केसेस में, हमारे पास स्टीम इंजन वाले केसेस में क्या होता है कि बॉयलर है और वहां पे हमारे पास स्टीम इंजन भी चलते हैं, टर्बाइंस भी चलती हैं, वो वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास लो हीट वैल्यू और हाई हीट वैल्यू में फर्क है। क्या फर्क है? लो हीट वैल्यू में हमारे पास डिफरेंस क्या आ जाता है बेटा, हमारे पास होता है कि एक हाइड्रोजन और कार्बन होता है हमारे पास, किसके अंदर, हमारे एक फ्यूल के अंदर हाइड्रोजन और कार्बन होता है। ये मैं पूरा आराम से एक्सप्लेन कर देता हूं इसके अंदर, यहां देखें फ्यूल के अंदर क्या होता है, फ्यूल के अंदर होता है हाइड्रोजन और कार्बन। अब हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो H2O बना देगा, H2O बना देगा, ठीक है। तो हमारे पास 2H2 ये इस तरह से बना देंगे, तो ये हमारे पास बना देगा H2O बना देगा। तो H2O जब बनाएगा मेरा बच्चा, तो ये इक्वेशन आप बैलेंस कर लेना बेटा, कहीं ना कहीं बैलेंस ना हो तो अगर 2H2 है H2O बनाएगा, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये इस तरह से। चलो बैलेंसिंग बाद में देख लेना बेटा, बैलेंसिंग का गड़बड़ बाद में देखेंगे, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाए तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। चलो एक बार इसको देखो, हम क्या करते हैं मेनली, क्या बन जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बन गए, H2O बना देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्बन जब मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। तो लेकिन हमारे पास जब पानी निकलता है, मतलब पानी के वेपर्स बनते हैं बेटा, पानी के वेपर्स बनते हैं, इसके अंदर जो पानी स्थित होगा, इसके अंदर पानी होगा, उसके वेपर्स बनते हैं। और अगर वो वेपर कंडेंस होते हैं तो अपनी हीट को छोड़ते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को छोड़ते हैं। जब इसकी हीट को लें तो उसको हम हाई हीट वैल्यू बोलते हैं, हाई हीट वैल्यू। जब हमारे पास वेपर की हीट को भी, वेपर की हीट को भी साथ में ले, और अगर वेपर की हीट को साथ ना लें उसको हम लो हीट वैल्यू बोलते हैं, लो हीट वैल्यू बोलते हैं। और हमारे पास अगर देखें तो ये देखो, हायर हीट वैल्यू, लोअर हीट वैल्यू, ये सब कुछ इसके अंदर है, ठीक है। तो ये लोअर हीट वैल्यू जो है, लोअर हीट वैल्यू यहां पे देख सकते हैं। तो अगर HCV में हायर हीट वैल्यू में से हीट ऑफ वेपराइजेशन माइनस कर दें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये लोअर हीट वैल्यू बन जाएगा। तो आपने लोअर हीट वैल्यू को क्लिक कर देना है। ओके, चलिए आगे। द रीजन फॉर सुपर चार्जिंग इन एनी इंजन इज, क्यों करते हैं बेटा सुपर चार्जिंग, क्यों करते हैं, सुपर चार्जिंग क्यों करते हैं, इसको बताना है आपने। 98 का लीजिए, सुपर चार्जिंग क्यों करते हैं इंजन की, इंक्रीज एफिशिएंसी, इंक्रीज पावर, रिड्यूस वेट, किस लिए करते हैं? चलिए, सो इसका राइट आंसर क्या होगा, इंक्रीज पावर। अकेले पावर की बात नहीं है बेटा, एक्चुअली में रिड्यूस वेट एंड बल्क फॉर गिवन आउटपुट, हम वेट को भी कम कर देते हैं। बेटा देखो, अगर आप इस चीज को देखोगे, हमारे पास पावर तो बढ़ रही है, ऑब्वियसली पावर बढ़ाते हैं हम कहीं ना कहीं इसका, लेकिन इसका मेन मकसद होता है रिड्यूस वेट। आप ना गाड़ी लेने जाओ तो एक तरफ गाड़ी खड़ी होगी, ये सर 1500 सीसी है, और दूसरी तरफ खड़ी होगी ये 1200 सीसी है, और दोनों का रेट सेम होगा। आप कहोगे सर ये 1200 सीसी वो 1500 सीसी, रेट क्यों सेम है? सर 1200 सीसी वाले में टर्बो लगा हुआ है, टर्बो लगा हुआ है, इसलिए ये हमारे पास रेट सेम है, लेकिन उसमें सीसी कम है लेकिन पावर ज्यादा दे रहा है, वेट कम है
वेट कम है 1200 सीसी, अगर साइज उसका छोटा ही होगा ऑब्वियसली, 1500 ज्यादा 1200 कम, 1200 सीसी का वेट कम हो जाएगा और साइज भी कम हो जाएगा, लेकिन पावर उतनी दे रहा है 1500 सीसी, इवन उससे भी ज्यादा देता कई बार। तो टर्बो जो है, हम टर्बो सुपर चार्जर ये क्यों लगाते हैं, टर्बो चार्जर सुपर चार्जर, ताकि हमारे पास वेट कम कर सके गिवन आउटपुट के लिए। ओके, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे। The following volume of air is required for consuming 1 liter of fuel by a 4-stroke engine. 4-stroke इंजन में अगर 1 लीटर का तेल जलता है तो उसमें कितने मीटर क्यूब का हम एयर रिक्वायर्ड होगी, 1, 2.5, 5 या 9 से लेके 10। तो इसका राइट आंसर बताइए बेटा, 99 का लीजिए। चलिए शाबाश। सो एक ही आंसर सही है, डी इज द राइट आंसर। 9 to 10 इज द राइट आंसर। 5 से 6 नहीं है, 9 से 10 मीटर क्यूब हमें चाहिए होता है। तो आप अगर देखोगे एयर फ्यूल रेशियो को भी देख लो यार, है ना, एयर फ्यूल रेशियो देखते हो उसमें भी तो आपको पता लग जाता है, एयर फ्यूल रेशियो देखते हो उसके में आइडिया मिल जाता है। तो 9 से लेकर 10 लीटर मीटर क्यूब हमें चाहिए होता है। आइसो ऑक्टेन क्या कहता है, हैज ऑक्टेन नंबर 0, हैज ऑक्टेन नंबर 50, हैज ऑक्टेन नंबर 100। इसका तो सारे सही आंसर दे देंगे, सारे सही आंसर दे देंगे ना इसका, तो 100 का लीजिए बताइए, इसका तो सारे आंसर दे देंगे, शाबाश। सो सी इज द राइट आंसर, हैज ऑक्टेन नंबर 100। 100 ऑक्टेन नंबर होता है, उसको हम आइसो ऑक्टेन बोलते हैं, आइसो ऑक्टेन बोलते हैं। चलिए, द एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल अप्रोचेस टू ऑटो साइकिल एफिशिएंसी व्हेन कट ऑफ इज इंक्रीज, कट ऑफ इज डिक्रीज, कट ऑफ इज 0 या कट ऑफ इज कांस्टेंट। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो डीजल इंजन की, डीजल साइकिल की एफिशिएंसी ऑटो साइकिल के बराबर हो जाती है जब, कब होती है? तो आपको ऑप्शन बता रहा हूं यहाँ पे, 101 लीजिए, इसको क्लिक कर दीजिए बेटा। जल्दी करो बेटा, जल्दी से। चलिए, नहीं पता क्या, जल्दी करा करो यार। तो हमारा ये इसमें सॉरी, ये वाला है जो सी इज द राइट आंसर, कट ऑफ इज 0। कट ऑफ जब हमारे पास 0 आ जाता है तो डीजल साइकिल जो है वो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी के बराबर आ जाता है बेटा। तो हम देखते हैं डीजल साइकिल में एफिशिएंसी जो है इस तरह से फॉर्मूला होता है, ऑटो साइकिल में इस तरह से होता है। और हमारा अगर कट ऑफ 0 कर दे, कट ऑफ 0 कर दे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये सिर्फ 0 आ जाएगी। तो ठीक है, मतलब 0 इज इक्वल टू 1, 1 आ जाएगी। तो 1 आ जाएगी तो हम क्या कर देंगे, इसमें यही एफिशिएंसी बन जाएगी, किसकी, डीजल और ऑटो बराबर हो जाएंगे, 1 हो जाएगा इसका। तो हमारे पास ये 0 - 1 1 आ जाएगा, तो हमारे पास ये भी 1 आ जाएगा, तो 1 1 रह जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 इक्वल, इसके साथ मल्टीप्लाई करके यही रह जाएगा, तो ऑटो बन जाएगा ये। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से 0। ओके, चलिए आगे चलिए। हाई कार्बन कंटेंट इन डीजल ऑयल यूज्ड फॉर डीजल इंजन लीड्स टू, अगर कहता है हाई कार्बन कंटेंट है डीजल ऑयल में, डीजल ऑयल में हायर कार्बन कंटेंट है डीजल इंजन के अंदर, तो क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ हाईली क्रोसिव गैसेस कोरोड द सिलेंडर वॉल एंड एग्जॉस्ट सिस्टम, excessive engine wear, damaging of both the storage tank and engine, deposition on the engine parts, इंजन पार्ट के ऊपर deposition हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा इसका, कार्बन, हाई कार्बन कंटेंट अगर आ जाए 102, लीजिए बेटा जल्दी से बता दीजिए, ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे होंगे। अब तो दिन कम रह गए बेटा, पढ़ लो अब तो।
और मैं अगेन कहता हूं बेटा, सिर्फ एसएससी जेई नहीं है। काफी बच्चों को ये लगता है कि सर एसएससी जेई है तो सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी ईएमएल जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अंदर 50 पोस्टें आई हैं। इसी तरह इसरो में आती रहती हैं, इसरो में आती रहती हैं, कोई और एग्जाम निकलते रहते हैं, एनएचपीसी में आ गई। तो बेटा तैयारी तो वही है। काफी बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि सर उसके लिए हमें अलग से करना पड़ेगा कुछ। बेटा आपको सिर्फ उसमें से फोकस थोड़ा सा करना पड़ता है कि इसमें कौन से सब्जेक्ट में फोकस करना है, बस, और कुछ नहीं। पढ़ने तो एक्चुअल में सारे ही पढ़ते हैं, पढ़ने तो कहीं छोड़ना कुछ नहीं होता कि सर मैं छोड़ दूं इस सब्जेक्ट को, इस सब्जेक्ट को छोड़ दूं। बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, पढ़ना तो आपको सारी ही पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जब नया हम बैच स्टार्ट करेंगे, जो जो हमने सिलेबस अभी और करवाना है, बहुत सारे सिलेबस तो भाई मैकेनिकल का खत्म नहीं होता। ठीक है, तो मैं करवाऊंगा और सारे वो भी आपको करने हैं। ठीक है, सो डोंट वरी, कभी आप घबराना मत। चलिए, डेपोजिशन ऑन इंजन पार्ट्स। इंजन पार्ट्स के ऊपर डेपोजिशन होती है, मतलब हमारे पास जो है कार्बन जो है वो जमना स्टार्ट हो जाता है। इवन ना आप कहीं भी जगह पे देखना कि आप अपनी कार की एफिशिएंसी बढ़ाइए, या आप आपकी कार एफिशिएंसी नहीं बोलते, वो बोल देते हैं, इस तरह से वर्ड बोल देते हैं कि एवरेज बढ़ाइए अपनी कार की। कैसे? कार्बन आप हटवा सकते हैं, हम पार्ट्स के ऊपर जो है डी कार्बनाइजेशन कर देते हैं। तो कार्बन जो है हम हटा देंगे, उसके कारण क्या होगा, हम आपकी एवरेज बढ़ जाएगी गाड़ी की, ये कहते होते हैं। तो कार्बन अगर ज्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम आता है। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल कैन बी इंक्रीज्ड बाय। तो थर्मल एफिशिएंसी डीजल साइकिल की किस तरह से बढ़ाते हैं? इंक्रीज बोथ कंप्रेशन रेशियो एंड कट ऑफ रेशियो, डिक्रीज बोथ कंप्रेशन रेशियो, डिक्रीज कंप्रेशन रेशियो एंड इंक्रीज कट ऑफ रेशियो, या इंक्रीज कंप्रेशन रेशियो एंड डिक्रीज कट ऑफ रेशियो। चलिए, बीपीएचपीसीएल, बीपीएसीएल। देखिए बेटा मैं आपको बताता हूं, बीटेक लेवल, ठीक है, 103 का, 1 मिनट बैठे। देखो बेटा, बीटेक लेवल एग्जाम का काफी बच्चों को रहता है कि सर ये बीटेक लेवल का एग्जाम आएगा, ये कैसा आएगा। देखो, आपको अपनी तैयारी जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपको डिप्लोमा लेवल की तैयारी नहीं है आपकी, देखो चीजें समझने वाली हैं। बच्चों का तैयारी करो, या डिप्लोमा लेवल की तैयारी करो। बेटा अगर तो आप जूनियर इंजीनियर का एग्जाम दे रहे हैं तो आप बेटा डिप्लोमा लेवल की तैयारी करो। ठीक है, डिप्लोमा लेवल की तैयारी करो, बीटेक लेवल की तैयारी करने की अभी कोई जरूरत नहीं है। ओके, और ऐसे तो देखो क्वेश्चन का लेवल हल्का फुल्का बढ़ता है। ठीक है, वो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा करने पड़ेंगे, और कुछ नहीं है। न्यूमेरिकल जब करते हो तो आपका वो लेवल आपको लगता है कि वो बीटेक का हो गया। जब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं तो आपको लगता है कि वो डिप्लोमा लेवल है। लेवल आपका आपको देखना है कि बेटा अगर आपकी लगता है कि सर मैं कर सकता हूं, बीटेक मैंने कर रखी है, मैंने एमटेक कर रखी, कई बच्चे इसमें से एमटेक वाले भी हैं बेटा, बीटेक कर रखी है, एमटेक कर रखी है, और मैं कोई एग्जाम अच्छा क्लियर करना चाहता हूं, तो बेटा आपको उसी लेवल का अपने हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। अब मैं अगर मान लो मेरा बीटेक लेवल, मैंने बीटेक करी है लेकिन मुझे आज तक 0 है, कुछ बच्चे ऐसे बैठे हैं कि उसको डिप्लोमा का भी नहीं आता, और वो कहे कि सर मैं तो बीटेक की तैयारी करूं, बीटेक लेवल की तैयारी करूं, मैं तो बीटेक की रखी है। मेरे बेटा नौकरी नौकरी होती है, पैसा पैसा होता है, खाना खाना होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि ये मैं जॉब लूंगा, मैं वो नहीं लूंगा। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन यही रहती है, बच्चों को ये रहता है कि सर मैं तो बीटेक लेवल हूं, मैं डिप्लोमा वाली जॉब क्यों लूं। बेटा रोटी खानी है और कुछ नहीं। ठीक है, जब खाना मिल रहा हो चुपचाप खा लो, हरकतें अपनी मत किया करो। ये जवानी में होते हैं जोश कि मैं तो सर इस लेवल का हूं, इस लेवल छोटे लेवल तक नहीं जाऊंगा। अरे यार क्या छोटा लेवल, क्या बड़ा लेवल, जॉब ले लो एक बार, फिर जो मर्जी लेवल चेंज कर दो अपना। पहले देखो, अगर हम हाथ मारते हैं बड़ी चीज को, हमारे हाथ नहीं आएगी तो दुख है। आपको लगता हो कि सर मैं अगर बीटेक लेवल के ही पेपर दूंगा, दूसरा नहीं दूंगा, तो ये भी दिक्कत आती है। तो आप अपना लेवल खुद देखो कि मैं डिप्लोमा लेवल के क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को 100% अगर आप कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चन को, थ्योरेटिकल क्वेश्चन को 100% खत्म कर रहे हो, तो आप अपना लेवल बढ़ा दो, गेट लेवल पे चले जाओ। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं तो इन क्वेश्चनों को भी नहीं कर पा रहा, तो बेटा इसी पे रहो। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा, और कल दोबारा मिलते हैं, और नॉन टेक्निकल क्लास लाइव यूट्यूब पे जरूर लगा लें। थैंक यू।
हेलो दोस्तों, क्या आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं और पाना चाहते हैं सरकारी नौकरी या किसी प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं? चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, इसरो, एनएचपीसी, ऑल स्टेट एई जेई एग्जाम के लिए सबके लिए एक ही कोर्स काफी है, ऑल इन वन एई जेई कोर्स। इस कोर्स में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम को क्लियर करने में। इसके अलावा आपको जो भी डाउट्स है आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो देर ना करें, आज ही ज्वाइन करें ऑल इन वन एई जेई कोर्स को।